अब बड़ी बात यह है कि ये राहुल गांधी के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी निरंतर 150 दिनों तक सक्रिय राजनीति में रह पाएंगे या नहीं, और अगर रह पाए तो यह पहली बार होगा जब राहुल गांधी 150 दिनों तक नॉन स्टॉप बिना छुट्टी लिए सक्रिय राजनीति में रहेंगे, कैमरों के सामने रहेंगे 5 महीने तक। 150 दिन का मतलब हुआ 5 महीने राहुल गांधी इस यात्रा का हिस्सा बने रहेंगे। और सबसे ज्यादा जो शक है लोगों को वो इसी बात पर है कि क्या राहुल गांधी बिना छुट्टी लिए, बिना विदेश जाए 5 महीने तक इस तरह किसी यात्रा के साथ जुड़े रह सकते हैं। इसलिए ये उनके निरंतर काम करने की भी एक अग्नि परीक्षा होगी, उनकी स्थिरता की भी एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने इतना बड़ा असाइनमेंट हाथ में कभी नहीं लिया है। और उनके सामने जो लोग हैं वो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हों या बीजेपी के जो नेता हों, वो निरंतर काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो छुट्टी कभी नहीं लेते, पूरे हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन काम करते हैं, बिना रुके काम करते हैं। चुनाव के नतीजे आज ही अगर आए होंगे तो अगले दिन से वो दूसरे राज्य के चुनाव प्रचार में निकल पड़ते हैं। और ऐसी पार्टी के सामने राहुल गांधी ने अब अपने आप को सामने खड़ा कर लिया है। इसमें हम यही कहेंगे कि ये जोखिम भरा जो है एक असाइनमेंट उन्होंने लिया है, बहुत जोखिम है इसमें, क्योंकि अगर वो इसे पूरा नहीं कर पाए तो फिर वो एक्सपोज भी हो सकते हैं। हमारे देश में राजनीतिक पदयात्राओं का इतिहास बहुत लंबा रहा है। असल में जब भी कोई पार्टी या कोई नेता चुनावी राजनीति में कमजोर होता है या ये कह लीजिए कि सत्ता से बाहर हो जाता है, तो उसे पदयात्राओं की ही याद आती है और वो पदयात्राओं पर निकल पड़ता है। पदयात्रा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो हथियार है ये कभी खाली नहीं जाता, इससे जरूर फायदा ही होता है, क्योंकि ऐसी यात्राओं में नेताओं का जनता से सीधा संवाद होता है और वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों में अपनी पहुंच बना पाते हैं। यानी आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं वैसी पदयात्राएं पहले भी हमारे देश में होती रही हैं, और इनमें कुछ पदयात्राएं तो उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी ने भी की थी। इमरजेंसी हटने के बाद जब वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई थी और यह कहा जाने लगा था कि अब उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने बिहार के बेलछी जाने का फैसला किया था और उस समय बेलछी में भयानक जातीय संघर्ष हुआ था जिसमें 14 लोग मारे गए थे, और बेलछी की यात्रा से इंदिरा गांधी को बड़ा फायदा हुआ और फिर वर्ष 1980 में वो फिर से चुनाव जीतकर भारत में सरकार बनाने में कामयाब हो गई और प्रधानमंत्री बन गई। इसी तरह वर्ष 1990 में बीजेपी ने भी राम मंदिर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पदयात्रा की शुरुआत की थी जिसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी उस समय कर रहे थे। यह रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक प्रस्तावित थी, लेकिन उस समय बिहार में इस रथ यात्रा को रोक दिया गया था और इसके पीछे कानून व्यवस्था को वजह बताया गया था। हालांकि इस रथ यात्रा से तब बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी को फायदा हुआ, वो बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे और इस रथ यात्रा में उस समय नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। और इसके बाद फायदा यह हुआ कि बीजेपी ने 1989 के लोकसभा के चुनाव की तुलना में 1991 में 35 सीटें ज्यादा जीती और 120 सीटों के साथ कांग्रेस के बाद बीजेपी देश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई इस यात्रा की बदौलत। इसी तरह की एक और यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी निकाली थी। यह बात है 1983 की, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, विपक्ष बहुत कमजोर हो चुका था और उस समय चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक 4260 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा की थी और इस यात्रा के जरिए वो देश के लोगों और उनकी समस्याओं को समझना चाहते थे ताकि वो राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर कांग्रेस को चुनौती दे सके। ये उस जमाने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कांग्रेस की संदेश यात्रा निकाली थी। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती थी और इस यात्रा का मकसद कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना था। इसे इतिहास में राजीव गांधी की रेल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि तब राजीव गांधी यात्रा के दौरान ट्रेन की सेकंड क्लास की बोगी में यात्रा किया करते थे। इसके अलावा 2007 में जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, तब नंदीग्राम की घटना के बाद ममता बनर्जी ने भी सिंगूर से नंदीग्राम तक पैदल यात्रा की थी और इसके 4 वर्ष बाद 2011 में वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गई। यानी ये यात्रा भी खाली नहीं गई।
इसी तरह 2013 में चंद्रबाबू नायडू ने भी विपक्ष में रहते हुए 1700 किलोमीटर की यात्रा की और अगले साल 2014 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। फिर आंध्र प्रदेश में 2017 में ही जगन मोहन रेड्डी ने भी 3400 किलोमीटर की यात्रा की थी और 2019 में वो भी मुख्यमंत्री बन गए। यानी आप देखेंगे तो ये राजनीतिक यात्राएं अक्सर वो पार्टियां और नेता निकालते हैं जो सत्ता से बाहर हो चुके होते हैं और उन यात्राओं के जरिए वोटों की रेलगाड़ी में सवार होना चाहते हैं। भारत में पदयात्राओं का इतिहास बड़ा पुराना है। एक जमाने में ऐसी पदयात्राएं धार्मिक कारणों से निकाली जाती थी, जिनका आज भी अस्तित्व मौजूद है। आपने भी अपने शहर में, राज्य में ऐसी पदयात्राएं अक्सर देखी होंगी जो धार्मिक होती हैं। जैसे महाराष्ट्र में पंढरपुर की धार्मिक यात्रा होती है, उड़ीसा और गुजरात की रथ यात्रा होती है। श्रावण महीनों में शिव भक्त भी पदयात्रा निकालते हैं और ये पदयात्राएं धार्मिक होती हैं, जिनका इतिहास बहुत प्राचीन है। लेकिन राजनीतिक पदयात्राओं की शुरुआत का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी राजनीतिक पदयात्राओं के चीफ आर्किटेक्ट थे। सबसे पहले यह आइडिया उन्हीं को आया। वैसे तो महात्मा गांधी अक्सर पैदल ही चलते थे, जिससे आम लोगों से उनका संपर्क बना रहे और भारत के लोगों में स्वतंत्रता के लिए एक जन चेतना भी जागती रहे। महात्मा गांधी की एक ऐसी ही मशहूर पदयात्रा थी दांडी यात्रा, जिसकी शुरुआत उन्होंने साबरमती से की थी। तब उनके साथ सिर्फ 78 स्वयंसेवक थे और जब 386 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई, तब महात्मा गांधी के साथ सैकड़ों लोग जुड़ चुके थे। इस यात्रा का इतना बड़ा असर हुआ कि 1 वर्ष तक पूरे भारत में नमक सत्याग्रह चलता रहा और इसी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की बुनियाद पड़ी। जो पदयात्राएं हुआ करती थी, ये असल में जन जागृति के लिए होती थी और उनका मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ना। और ये अहिंसा का सबसे बड़ा उनका मुख्य हथियार थी। उनका जो अहिंसा का रास्ता था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये पदयात्रा थी। लेकिन आजकल जो पदयात्राएं होती हैं, वो पदयात्राएं नहीं हैं, वो रोड शोज हैं, जिनमें एसी जैसी तमाम सुविधाएं नेताओं को मिलती हैं, जो जमीन पर कम होती हैं और सोशल मीडिया पर ज्यादा होती हैं। और ये यात्राएं एक आधुनिक रोड शो की तरह होती हैं। इसमें पूरी एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, साथ साथ लगातार कैमरे चलते रहते हैं, बड़ी संख्या में पत्रकार आपके साथ चलते हैं और पार्टियां और नेताओं की जो टीम होती हैं वो ये सुनिश्चित करती हैं कि लाइव टेलीकास्ट चलता रहे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया चैनल्स पर, अखबारों में ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। तो जैसा हमने आपको बताया कि राहुल गांधी ने अब ये पदयात्रा, एयर कंडीशन्ड पदयात्रा शुरू तो कर ली है, लेकिन 5 महीने तक वो इस यात्रा को झेल पाएंगे या नहीं। आधुनिक रोड शो है ये, एक तरीके से ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और बीजेपी जो उनके सामने है, वो लगातार ये कोशिश करेगी कि इस यात्रा को एक फेल्ड यात्रा जो है साबित कर दिया जाए। अब राहुल गांधी का, जैसे हमने कहा, ये उनकी अग्नि परीक्षा है कि वो कैसे लोगों को ये कन्विंस करेंगे कि वो 5 महीने तक लगातार बिना छुट्टी लिए कोई पद यात्रा कर सकते हैं या किसी भी तरह की यात्रा कर सकते हैं या फुल टाइम पॉलिटिक्स भी वो 5 महीने तक कर सकते हैं। ये देश पहली बार देखने वाला है।